हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो क्लास रहने वाली, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल श्योर आप लोग रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ईवीएस के थीम्स के बारे में, और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं थीम से लेकर के वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो सेशन में लगातार बने रहिएगा, अंतिम स्लाइड तक आपको देखना है। यहाँ से आपको कई सारे नंबरों का फायदा हो सकता है सीधे सीधे आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सीटेट के एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं और बहुत सारे वीडियो ऐसे पढ़ने वाले हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट हर एक क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है ईवीएस को कहते क्या, इंग्लिश में और हिंदी में। आपको ये चीज़ याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन बना है, जब हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर करने जाते हैं तो कई बार यही पूछ लिया गया है कि ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कई सारे लोग करके आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर करके आते हैं इन्वायरमेंटल सोशल साइंस। इस प्रकार से दिया गया होता है सोशल साइंस, साइंस स्टडीज। तो आपको करना क्या है, ईवीएस की जब भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो सभी को पता भी होगी, जिनको नहीं पता है वो लोग अपने पास लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको याद रखना है कि बहुत बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और हमारे गलत होते हैं। ईवीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे हिंदी में कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। क्या कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन। कई लोग यहाँ पर स्टडीज के यहाँ पे साइंस कर देते हैं, या फिर यहाँ पे सोशल साइंस भी लिख के आता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्टडीज होता है। तो चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बन चुके हैं और आगे भी बनने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो ईवीएस पढ़ाई जाती है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं। आराम से समझिएगा और पढ़िएगा। ये पढ़ाई जाती है आपको है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक। कहाँ? क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक ईवीएस आपको पढ़ाई जाती है। कई सारे लोगों को पता भी होगा, कई सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि जो हमारी ईवीएस होती है वो क्लास 1 से 5 तक नहीं पढ़ाई जाती है। कहाँ से पढ़ाई जाती है? क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक ही पढ़ाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ईवीएस से वो क्लास 3 से लेकर के 5 तक ही पढ़ाई जाती है। क्लास 1 और 2 में हमें क्या पढ़ाया जाता है, इसकी जगह पर आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारा ईवीएस हमें जो ये पढ़ाया जाता है ये सिर्फ क्लास 3 से लेकर के 5 तक ही पढ़ाया जाता है। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि हमें क्लास 3 से लेकर के 5 तक ही ईवीएस पढ़ाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 1 और क्लास 2 की, क्योंकि यहाँ पर हमें ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमें इसकी जगह पर क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 10वीं बार क्वेश्चन बन चुका है कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस के स्थान पर क्या पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को अभी तक ये चीज़ जानकारी नहीं होगी कि क्लास 1 और 2 में अगर ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती है तो उसकी जगह पे क्या पढ़ाया जाता है। तो आपको याद रखना है, आप लोग लिख सकते हैं क्लास 1 और 2 में पढ़ाया जाता है ईवीएस के स्थान पर। सभी लोग नोट करिएगा। भाषा क्या पढ़ाया जाता है? भाषा पढ़ाई जाती है। भाषा की यानी कि पुस्तक पढ़ाई जाती है जो आपकी हिंदी होती है। एक होती है भाषा और दूसरा क्या होता है, इसी में पढ़ाई जाती है आपको है गणित। क्या पढ़ाई जाती है? गणित। किसकी जगह पर पढ़ाया जाता है ये आपका जो आपका ईवीएस होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, जो कि क्लास 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। लेकिन क्लास 1 और 2 में अगर ये नहीं पढ़ाई जाती ईवीएस तो इसकी जगह पे क्या पढ़ाया जाता है? भाषा एवं गणित पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो ईवीएस यानी कि जो पर्यावरण होता है, जो उसके टॉपिक होते हैं 2, 4, 5, जो आपको क्लास 1 और 2 में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा, ये जंतु, ये जानवर है, वो आपको भाषा की यानी कि आपकी हिंदी की बुक में देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको मैथ्स में भी थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे देखने को, जो कि हमारे बड़ी क्लासों में आते आते क्लास 3 में या फिर 5 में आते आते मैथ से निकाल करके पर्यावरण में शामिल कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्लास 1 और 2 में भाषा और गणित में ईवीएस देखने को मिलती है, जिसका कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, जो कि आपको क्लास 3 से आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की अलग से किताब देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ईवीएस टॉपिक है क्लास 3 से लेकर के 5 तक, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कई बार पूछ लिया जाता है कि सूरज का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह अगर पूछा जा रहा है तो ये हमारा क्या ईवीएस में आता है, या फिर अलग दृष्टिकोण से देखें तो ये तो हमारा हो गया जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि सामाजिक विज्ञान में आना चाहिए। कई बार हमसे पूछा जाता है कि जल जल के बारे में पूछा जाता है, कौन सा जल मीठा होता है, नमकीन होता है, कौन सा जल हमारा मीठा होता है, पीने योग्य होता है, या फिर कई बार रोगों से
संबंधित मतलब क्वेश्चन बनते हैं। मलेरिया किससे होता है, डेंगू किससे होता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत बार आएंगे कि ये तो सारे साइंस के टॉपिक हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि जो हमारा ईवीएस है, जो हमारा ईवीएस होता है, ये किसको किसको मिला करके बना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं और कई बार जब भी क्वेश्चन बने हैं अधिकतर लोगों के गलत हुए हैं। आपको याद रखना है कि जो हमारा ईवीएस का चैप्टर है, यानी जो हम ईवीएस पढ़ते हैं, ये 3 टॉपिक को मिला करके बनता है। पहला होता है पर्यावरण, जिसको हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, हमें पता भी है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है विज्ञान, यानी कि साइंस क्या होता है। दूसरा हमारा होता है साइंस, और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस। कहने का मतलब है कि जो हमारा ईवीएस है, इन तीनों को मिला करके एक टॉपिक बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। इसमें आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित भी कई सारे चैप्टर मिल जाएंगे, जो कि आपकी बड़ी क्लास में जब आप पहुँचेंगे, 6 में पहुँचेंगे, तो उसमें आपको सामाजिक विज्ञान की किताब में वो सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप क्लास 3, 4, 5 में पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में अगर साइंस की बात की जाए तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि ईवीएस में आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, और पर्यावरण अध्ययन, यानी इन 3 को मिलाकर के एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसका नाम है ईवीएस, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो आपको ये भी याद रखना है कि ईवीएस में 3 सब्जेक्ट शामिल हैं, एक पर्यावरण, दूसरा विज्ञान, तीसरा सामाजिक विज्ञान। तो ये थी इम्पॉर्टेंट बातें। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे। ईवीएस की विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से संयोजित किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों के विषय एकीकृत हैं। क्या है? सामाजिक विज्ञान, यानी कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दोनों को विषय क्या किया गया है, एक साथ मिलाया गया है, एकीकृत किया गया है, समायोजित किया गया है। इसमें समायोजित किया गया है, पर्यावरण अध्ययन में समायोजित किया गया है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्र विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे भारी विषयों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब बालक छोटा होता है, क्लास 3 से लेकर के 5 तक होता है, तो इतना ज़्यादा बोझ वो नहीं झेल सकता है कि सामाजिक विज्ञान अलग से पढ़े, विज्ञान अलग से पढ़े और पर्यावरण अध्ययन को अलग से पढ़े। इसीलिए इन सारे टॉपिक, यानी कि इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के एक किताब बना दी गई है और उसी के अंदर इन सभी को शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा कम पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर अधिगम को सार्थक बनाता है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये भी है कि बालक का जितना कम पाठ्यक्रम रखा जाए छोटी क्लासों में, वो अधिगम को क्या करता है, यानी वो पढ़ाई को कैसा बनाता है, अच्छा बनाता है, सक्रिय बनाता है और बच्चे जल्दी याद भी कर सकते हैं। जब बहुत सारा पाठ्यक्रम होगा तो उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। छोटा और कम पाठ्यक्रम होता है, अच्छा होता है, तो वो पढ़ते भी हैं आराम से। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करिए सभी लोग। जो भी हम लोग पीछे बातचीत कर चुके हैं वो बातचीत हमारी बहुत ही काम की थी, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट यूजफुल बातचीत हम लोगों ने की थी। अगर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से लेकर के 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आपका बौद्धिक जो लेवल है, बुद्धि लेवल है, बहुत ही डाउन है, समझ लीजिए। लिखा है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा ऑप्शन लिखा है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन लिखा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा ऑप्शन लिखा है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारी जो ईवीएस की बुक है, यानी कि जो हमारा ईवीएस बनाया गया है, पर्यावरण अध्ययन जो बनाया गया, उसमें किन किन चैप्टरों को शामिल किया गया है। तो उसमें शामिल किया गया है पर्यावरण शिक्षा को, सामाजिक अध्ययन को और विज्ञान को, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी किया है, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि इतनी देर से हम लोग इसी से संबंधित बातें कर रहे थे। जो हमारा ईवीएस है उसके अंदर 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो पर्यावरण अध्ययन है, दूसरा सामाजिक विज्ञान है, तीसरा विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन करिए सभी लोग, पढ़िए और करिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपका पढ़ा हुआ है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, आपको बताना है। इनमें से पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है। चलिए फटाफट आंसर करिए सभी लोग। लिखा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। हमें पता है कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है, जबकि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की बुक नहीं चलती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपको देखते ही काट देना है, पढ़ते ही काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है। हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस की जगह पे क्या पढ़ाया जाता है। ईवीएस को किसमें शामिल किया गया है, तो भाषा और गणित के माध्यम से ही हमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है क्लास 1 और 2 में। ये चीज़ आपको याद रखनी, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस के जो टॉपिक हैं उनको किसमें शामिल किया गया है, तो भाषा और गणित के माध्यम से
पर्यावरण अध्ययन हमें क्लास 1 और 2 में पढ़ाया जाता है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखा है क्लास 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आपका ये भी गलत हो गया। हमें पता है कि भाषा और गणित के माध्यम से सिर्फ हमें क्लास 1 और 2 में पढ़ाया जाता है, ना कि 3 और 4 में। ऑप्शन नंबर 4 देखिए लिखा है 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। सही क्या है? सही ऑप्शन नंबर बी आपका 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से क्लास देखिएगा शुरू से, तब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये दोनों जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये वाले। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सभी लोग बताएंगे एक बार कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पहला ऑप्शन लिखा है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार से निर्धारित किया गया इसीलिए नहीं रखा गया है, ये कहना है ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप इसको क्या सही मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? तो आप इसको काट सकते हैं। ऐसा जो है निर्धारित नहीं किया गया है सीबीएसई के द्वारा, तो ये हो गया गलत आपका। दूसरा ऑप्शन लिखा है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। चौथा ऑप्शन है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। तो पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब बालक छोटा होता है तो इस आयु के बच्चे अपने आसपास जो भी कुछ परिवेश होता है सभी को किस में देखते हैं? समग्र यानी समान रूप में देखते हैं वो लोग, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उस क्वेश्चन के लिए, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, तो लगातार क्लास में बने रहना आप लोगों को है। अगला टॉपिक है आपका ईवीएस से, थीम से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो अभी हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं वो क्वेश्चन भी बहुत बार बन चुके हैं। इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, यानी इस क्लास से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। पहला जो आपका है थीम वो है फैमिली और फ्रेंड्स, दूसरी थीम है फूड और तीसरी है वाटर, चौथी आपका है आवास और पांचवा है यात्रा, और जो हम करते हैं और सोचते हैं या फिर बनाते हैं। ये देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास में। आपको ये सारी थीमों को याद रखना है। कितनी थीमें होती हैं? 6 थीम होती हैं इसमें। पहली होती है परिवार और मित्र, दूसरी थीम होती है भोजन, तीसरी थीम होती है आवास, चौथी होती है जल, उसके बाद 5वां नंबर होता है यात्रा का, और जो नंबर 6 पे आती है वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए आती हैं। तो आप लोगों को याद किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले परिवार और मित्र। जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके लिए परिवार बहुत जरूरी होता है। परिवार के बाद में दूसरा नंबर आता है मित्रों का। कहने का मतलब है जब आप पैदा हुए आपके माता पिता, भाई बहन, दादा और दादी, ये सब क्या है? परिवार के अंतर्गत आते हैं। पैदा होने के बाद में जब आप थोड़े से बड़े हुए, आपका परिवार में पालन पोषण किया गया, उसके बाद में आप अपने साथियों के साथ में क्या करने लगे? खेलने लग गए। तो आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला नंबर आता है परिवार और मित्र का। उसके बाद में जब आप पैदा हुए हैं अपने परिवार में, अपने परिवार के साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दूसरे नंबर पर ज़रूरत पड़ती है भोजन की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भोजन की। जब आप भोजन करेंगे तो आपको भोजन करने के साथ साथ में किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसके बाद में जब आप भोजन कर चुके होंगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जल की, यानी कि वाटर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद में जब आप खाना खा लेंगे, आपके पास घर भी हो जाएगा, परिवार भी हो जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें जब पूरी कर ली, इन चारों चीज़ों को पूरा कर लिया, उसके बाद में आपका मन करेगा घूमने फिरने का। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। जब आप यात्रा भी कर लेंगे उसके बाद में वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए आपके पास, यानी ये को मिलाकर के जो थीम बनाएंगे वो है नंबर 6 की। आपको जो भी कुछ सीखना है, करना है, वो आपको इन 5 को मिलाकर के करना है, यानी यात्रा, जल, आवास, भोजन, परिवार। ये सब करने के लिए आपको नंबर 6 करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास खाना नहीं है, आवास नहीं है, तो आपके पास रहने के लिए अगर घर नहीं है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। कोई व्यापार करने की, कोई जॉब करने की, कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की। ये जो आपकी 6 के 6 थीमें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी की सारी याद रखनी है। पहली परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी आवास, चौथी है जल और 5वीं है यात्रा, और नंबर 6 की है वस्तुएं करने के लिए, सीखने के लिए। उम्मीद है सभी के समझ में आ जाएगा। आपके इसमें से 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी सब थीम भी हैं, जैसे कि परिवार और मित्र और भोजन। तो चलिए हम इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर है क्या है? फैमिली, यानी कि परिवार। परिवार देखिए यहाँ पर माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं। उसके बाद में क्या आया है? उसके बाद में आया है खाना, उसके बाद में आया है जल, फिर आपको आवास चाहिए, उसके बाद में यात्रा, उसके बाद में कुछ काम करना है तो वो काम है। इस प्रकार से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये 6 की 6 थीम आपके सामने है। पहली क्या है? परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल, चौथा नंबर पे आवास, 5वें पे है यात्रा और छठे नंबर पे है
कामकाज जो आप करते हैं या फिर सीखते हैं। इसके बाद में जो आपकी सब थीमें आती हैं, देखिए परिवार और मित्र में जो सब थीमें वो कौन कौन सी शामिल की गई हैं। आपसी संबंध शामिल किए गए हैं, जैसे कि आपके और आपके भाई बहन के आपसी संबंध कैसे हैं, आपके माता पिता के या फिर आपके दादा और दादी के या फिर आपकी दादी के और आपकी मम्मी के आपसी संबंध कैसे हैं। उसके बाद में काम और खेल है, आप परिवार में पैदा हुए हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आपको काम भी करना पड़ेगा और साथ साथ में आप खेलते भी हैं। घर में जब आप रहते हैं तो आपको सहयोग करना ही पड़ता है। उसके बाद में आप खेलते भी होंगे। उसके बाद देखिए जानवर, जब हम लोग परिवार में रहते हैं तो जानवर भी कई सारे पाले जाते हैं, गाय भैंस बकरी, इस प्रकार से हमारे साथ में जानवर भी रहते हैं। उसके बाद में है पौधे, हम लोग कई सारे अपने प्लांट भी लगाते हैं और जब हम लोग खेती करते हैं तो वहाँ भी कई सारे पौधे हम लोग उगाते हैं। तो ये चीज़ बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं कि जो हमारे सब थीमें हैं परिवार और मित्र के अंतर्गत, ये 4 थीमें हैं, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 बार बना है, लेकिन जब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तभी सब थीम से क्वेश्चन आते हैं। वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी थीम से आते हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग अभी करने वाले भी हैं। सबसे पहले इनको आप आराम से पढ़िएगा कि हमारी जो थीम्स हैं वो कौन-कौन सी हैं और इनमें से जो सब थीम है वो कौन-कौन सी हैं। इसके बाद देखिए भोजन में कौन-कौन सी सब थीम आती हैं। पहला आता है स्वाद, कहने का मतलब है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कड़वी होती हैं, खट्टी होती हैं, नमकीन होती हैं, इससे संबंधित है पहला। दूसरा है पाचन, कौन सी चीज़ जल्दी पचती है, कौन सी चीज़ देर में पचती है, कौन सी चीज़ जो है सुपाच्य है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ऐसी है जो हमें नुकसानदायक है। जो तीसरे नंबर पे वो है भोजन पकाने के तरीके, कौन से भोजन को किस प्रकार से पकाना है, कैसे पकाना है, ढककर पकाना है, खुला पकाना है, देर तक पकाना है, या फिर किस प्रकार से पकाना है, काट के पकाना है या फिर हमें धुल के पकाना है। उसके बाद में जो आपका आखिरी पॉइंट आता है इसमें भोजन में, जो आपकी सब थीम है नंबर 4 की, वो है भोजन का संरक्षण। अगर हमें किसी चीज़ को संरक्षित करके रखना है, मान लीजिए पनीर को किस प्रकार से हम अधिक दिनों तक संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपना पढ़ा भी था कि जैसे हमें आम को संरक्षित करना है तो हम उसका आम पापड़ बना लेते हैं या फिर उसका अचार बना लेते हैं। अगर आंवले को संरक्षित रखना है तो हम उसका मुरब्बा बना करके चाशनी में, चीनी की चाशनी में रख लेते हैं। हो गया आपके भोजन से संबंधित चारों पॉइंट। उम्मीद है आपके सब थीम, ये जो आपकी 6 थीम है वो, और आपके ये जो परिवार और मित्र और भोजन से संबंधित सब थीमें, ये सभी के सभी आपके समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक नहीं आई हैं तो आप लोग अपने पास में लिख लीजिएगा और 2 से 4 दिन आप इनको पढ़िएगा तो आपके समझ में आ जाएंगी। अब हम करेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चंस, तो चलिए आप लोगों को आंसर करने हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन इससे संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा इन चारों में से है जो अभी जो हमारी 6 थीमें हैं उनमें शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आवास, दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तीसरा है काम और खेल, और चौथा है भोजन। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो हमने अपनी मेन थीमें पढ़ी हैं 6, उनके अलावा अगर इसमें कोई ऑप्शन है तो वो कौन सा, आपको ये बताना है। देखिए हम लोगों ने मेन थीम में पढ़ा था, आवास भी पढ़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा इसमें। इसमें पूछा है कौन एक नहीं है। आवास आपका, हम लोगों ने मुख्य अपनी 6 थीम पढ़ी थी, उनमें हमारा आवास आता है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये हमारा, यानी कि जो हमारा 6 नंबर था वहाँ पर ये लिखा था कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यानी ये भी आता है। काम और खेल देखिए आता है या फिर नहीं आता है, और जो आपका नंबर डी लिखा है भोजन, ये भी आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। काम और खेल किस में आता है, ये हमारा परिवार और मित्र में जो हमारी सब थीम थी उसमें आता है काम और खेल, यानी कि ये जो है थीम नहीं है, ये हमारी सब थीम है, काम और खेल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो आपको याद रखना है काम और खेल जो है ये हमारा परिवार और मित्र के सब थीम के अंतर्गत आता है, ना कि मुख्य थीम के अंतर्गत। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब तक कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं थीम से संबंधित। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। सभी लोग आंसर करिए एक बार। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रक्रम है। आपको अब की बार में क्या बताना है, अब की बार में आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारी मुख्य थीम ना होकर के सब थीम है, आपको ये बताना है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। फटाफट आंसर करिए कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारी मुख्य थीम नहीं है, सब थीम है, यानी कि भोजन और परिवार और मित्र में से कोई भी एक ऐसी सब थीम है इनमें से जो आपको पहचाननी है। पहला लिखा है परिवार और मित्र, ये हमारा मुख्य थीम के अंतर्गत आता है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा है भोजन, ये भी हमारा मुख्य थीम के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा लिखा है जानवर, क्या लिखा है जानवर, तो जानवर हमारा जो है परिवार और मित्र जो हमारी थीम है उसका सब थीम का टाइटल क्या है, जानवर, यानी कि जानवर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर
डी आपका लिखा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो परिवार और मित्र, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये हमारी मुख्य थीम है। जबकि जो जानवर है ये हमारा परिवार और मित्र की सब थीम के अंतर्गत आता है। और हमें इसमें यही पहचानना था कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। कहने का मतलब ये था कि हमारी मुख्य थीम का उपथीम इनमें से कौन सा है, आपको ये निकालना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जानवर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं और बहुतों के क्वेश्चन गलत होते हैं, यानी 100 में से 2% या फिर 4% लोग ही सही आंसर कर पाते हैं जब भी थीम से क्वेश्चन बना है। देखने के लिए तो बहुत ही आसान लगती हैं, लेकिन अगर आपने डिटेल्ड में नहीं पढ़ा इनको तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऐसा क्यों किया गया है कि उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है? पहला ऑप्शन लिखा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। क्या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, आपको ये बताना है। दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। जबकि चौथा ऑप्शन है उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं थीम से संबंधित। कहने का मतलब है काफ़ी हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर आ गया थीम से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या हो जाएगा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए ऐसा किया गया है कि उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। कि बच्चे जहाँ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से गुजरते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, पानी भी ग्रहण करते हैं, घर में भी रहते हैं, घूमते फिरते भी हैं और अपना वर्क भी करते हैं। तो उससे संबंधित ये जो थीमें बनाई गई हैं जो कि बच्चे के हमेशा जीवन के साथ में घटित होती रहती हैं घटनाएं। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि बहुत कम लोगों ने ही ये कर पाया होगा सही आंसर, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। लिखा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है कि। आप एक टीचर हैं तो आपने बच्चों से कहा कि आप पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए टाइम ले सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या फिर घर में जाइए और आराम से पढ़िएगा, वहाँ से आने के बाद में आप आंसर करिएगा। तो ये किसकी तरफ इंगित करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। याद करना, रटना, ये कैसा होता है, निगेटिव वर्ण में आता है, आप इसको काट सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। सूचनाओं के द्वारा आप कैसे सीखेंगे पर्यावरण अध्ययन को, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन हो चाहे कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जितने भी अध्ययन है आपके सब कैसे होते हैं, बाल केंद्रित होते हैं। यानी बालक को केंद्र में रखकर ही सभी प्रकार की शिक्षाओं को दिया जाता है, या फिर हर एक सब्जेक्ट बालक को केंद्र में रखकर ही पढ़ाया जाता है। आपका जो चौथा ऑप्शन है वह है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। कोई भी अध्ययन जो होता है वो शिक्षक को केंद्र में रख करके नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर नहीं बनाया जाता है। कोई भी पाठ्य विषय या फिर कोई भी पाठ्य पुस्तक शिक्षक को केंद्र में रख नहीं बनाई जाती है। तो आपका इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन कैसा है, बाल केंद्रित है। चाहे कोई भी अध्ययन हो, पर्यावरण का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, सारे अध्ययन कैसे हैं, बाल केंद्रित ही होते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। यहाँ से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना है, 1 से 2 क्वेश्चन भी बने हैं आपके एग्जाम में कई बार। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसीलिए हमने इसको रख लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बने हैं। हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे, वहाँ पर देखा कि कर्णम मल्लेश्वरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं, लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में लिखा है कि आपने इनको न्यूज़पेपर में पढ़ाई होगा कभी ना कभी। आगे लिखा है कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं और ये कहाँ से रहने वाली, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलेगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। दूसरा जो पॉइंट है वही है कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जो तीसरा पॉइंट है ये कि इनके जो पिताजी हैं वो क्या हैं, पुलिस में कांस्टेबल हैं। क्या हैं, पुलिस में कांस्टेबल हैं। आगे लिखा है इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग को स्टार्ट कर दिया था। अगला जो पॉइंट है वो ये लिखा है कि इन्होंने 130 किलोग्राम तक वजन उठाया है। कितना उठाया है, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया है।
आगे लिखा है कि इन्होंने 29 मेडल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक जीत लिए हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इनकी जो 4 सिस्टर्स हैं और भी हैं 4 सिस्टर, वो भी वेट लिफ्टिंग की क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से, यहीं से क्वेश्चन बने हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन बने कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित यहीं से बने, जितने आपके सामने हमने ये हाईलाइट किए हैं पॉइंट, इससे ज़्यादा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बने हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है इनके पिताजी क्या करते हैं, तो इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं। चौथा क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितनी उम्र से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी, तो इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितना वजन उठाया है, इन्होंने 130 किलोग्राम तक वजन उठाया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, तो इन्होंने 29 यानी कि 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। और क्वेश्चन बनता है कि इनकी कितनी बहनें वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं, तो इनकी 4 बहनें वेट लिफ्टिंग जो है प्रैक्टिस करती हैं। तो इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं जाएगा जो हमने अभी तक आपके सामने पॉइंट रखे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनते किस प्रकार से हैं और आपको आंसर किस प्रकार से करना है। ये देखिए क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं इनके बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए किस प्रकार से बनता है। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में भरमार रहती है, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और अगर आपका अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप कर भी नहीं पाते हैं। लिखा है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं, बिल्कुल सही है पहला वाला आपका। दूसरा लिखा है वह कर्नाटक की हैं, लोग हाईलाइट किया वो कहाँ के हैं, वो आंध्र प्रदेश की है। देखिए वो कर्नाटक की नहीं, वो कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, यानी आपका बी वाला जो है गलत हो गया, वो आंध्र प्रदेश की हैं। आगे देखिए लिखा है उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी, ये भी सही है। डी वाला लिखा है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही है। यानी ए सी डी यहाँ पे होगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ए सी डी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका सही हो जाएगा। कई बार यहाँ पे लिखा होता है सही कथन नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ये देखिए लिखा है सही कथन इनमें से आपको चुनना है। कई बार यहाँ पे लिखा होता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो कई बार बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है। यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा था सही कथन, तो हमारे सही ए सी डी हैं, लेकिन अगर लिखा होता कौन सा सही नहीं है तो हमारा जो है बी वाला हो जाता है कि वह कर्नाटक की हैं, तो यही इसमें सही नहीं था, बाकी आपके जो है 3 ऑप्शन सही थे। तो ये भी आपको पढ़ना है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ये हमसे पूछ कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन भी हो गया होगा अगर आपने हमारी बातों को अच्छी तरीके से सुना था जब हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार आपकी शिफ्टों में बन चुका है। अभी जो आपका 2021 और 22 में एग्जाम हुआ था उसमें 4 से 5 शिफ्टों में क्वेश्चन बना था कि भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से या फिर प्रोटीन से। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उठाया जाता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। सभी को पता होना चाहिए कि जो लोग भारोत्तोलक होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, अपनी बॉडी बनाने के लिए वो किसका प्रयोग कर, क्या वो वसा का प्रयोग करेंगे? वसा का प्रयोग करेंगे तो उनकी चर्बी मोटी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे तो भी शरीर मोटा होता है। तो वो लोग प्रयोग करते हैं किसका? प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कई सारे पाउडर भी आते हैं प्रोटीन के। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो देखिए किसमें किसमें प्रोटीन पाई जाती है अधिक मात्रा में। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि जो भारोत्तोलक होते हैं यानी कि जो वेट लिफ्टर होते हैं वो लोग अपनी मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो लोग प्रोटीन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने आहार में। देखिए हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से ज़्यादातर प्राप्त होती है, एक तो अंडा में, दूसरा चिकन में, तीसरा जो हमारा दूध होता है लो फैट वाला उसमें, उसके बाद में पनीर हो गया, उसके बाद में मछली है, बादाम है, दही है, पंपकिन सीड्स हैं और गोभी है और क्या है? दालें हैं। तो यहाँ से हमें प्रोटीन जो हम लोग दैनिक अपना खाना खाते हैं उसके माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन जो हमारे बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, वो लोग उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं जिनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उम्मीद है कि सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो क्लास को लाइक करके जाइएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ये ऐप देखिए मास्टर सड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं,
कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर वो आपको मिलने वाले हैं विद आंसर की के साथ में। और आपको एनसीईआरटी बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो वो भी यहाँ पर मिलने वाली हैं, क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की। तो चलिए आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।